सुबह सुबह हर किसी को भूख लगती है तो वो घर में या बाजार जाकर कुछ मीठा या नमकीन अपनी पसंद का खाता है। पर कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें पेट भरने के लिए हाथ और अपनी झोली दोनों फैलाने नहीं पड़ते हैं। पर ये महिला है जो दुकान के बाहर अपना पेट भरने के लिए हाथ फैला रही और दुकानदार बार बार उनकी बात अनसुनी कर रहा है और वो गुहार पर गुहार लगाए जा रही हैं। ओ बाबू, सुन लो ना मेरी बात। ओ बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, भगवान आपका भला करे। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दे दो, खूब तरक्की करोगे। गले में कंठी माला, मैली कुचैली साड़ी और हाथ में एक फटी हुई झोली लटकाए डंडे के सहारे खड़ी बूढ़ी औरत दुकानदार से हाथ पसारते हुए बोली। तो दुकानदार गुस्से में बोला, अरे ओ बुढ़िया, तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ मत खड़ी रहा करो। जब दुकान पर ग्राहक हो तो दूर दूर तक तुम मुझे दिखाई मत देना। तुमने रोज की आदत बना ली है ना। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी बास आ रही है, इसीलिए ग्राहक भी नहीं आते हैं। चलो हटो यहाँ से। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत नम आंखों से एक तरफ हो गई। तभी दुकानदार आलोक के पिता सुरेश बाबू बोले, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? बेचारी भूखी है, लाचार है। इतना कहकर उन्होंने नौकर से पहले उस अम्मा को 2 पूरी सब्जी देने को कहा। नौकर ग्राहकों को छोड़कर पहले अम्मा को 2 कचौड़ी सब्जी देने लगा और बोला, लो अम्मा खा लो। उस अम्मा ने अपने आंसू पोंछे और 2 पूड़ी सब्जी खाकर अपनी भूख शांत की और उस दुकान वाले को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। आलोक बोला, पापा, आप क्यों फालतू में लोगों की चिंता में लगे रहते हैं? वो औरत हजारों आशीर्वाद देकर भले ही चली गई हो, पर इसमें हमारा क्या फ़ायदा? सुरेश बाबू बोले, बेटा, 2 पूड़ी सब्जी में हमारा कोई नुकसान भी तो नहीं हो जाएगा। और वो इतना आशीर्वाद देकर गई है, पता नहीं किसका आशीर्वाद कब फल जाए। बेटा चिढ़कर बोला, अगर हम लोगों के ऐसे ही आशीर्वाद पर अपना काम चलाने लगे तो एक दिन दुकान जरूर बंद हो जाएगी। सुरेश बाबू बोले, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, एक दिन तुम्हें भी मेरी बात सही लगेगी, देख लेना। सुरेश बाबू की बाजार में एक पूरी कचौरी और मिठाई की बड़ी सी दुकान थी। पहले उनके पिताजी की छोटी सी दुकान थी, फिर वो भी घर की जिम्मेदारी में दुकान में हाथ बटाने लगे। अब छोटे थे तब से अपने पिताजी को देखा करते थे। जब भी कोई उनकी दुकान पर मांगने आता, उनके पिता कुछ न कुछ जरूर दे देते थे, कभी खाली हाथ नहीं भेजते। तो पीछे से वो भी अपने पिता से कुछ ऐसे ही सवाल किया करते थे। तो पिताजी समझाते थे, बेटा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। पर उसका बेटा आलोक इस बात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता था। फिर भी वो उस बूढ़ी माताजी को जाने क्यों मना नहीं कर पाता था। वो रोज मांगने आती तो उस अम्मा को खाली हाथ जाने नहीं देता, कुछ न कुछ उन्हें जरूर दे देता। इसी बात पर आए दिन उसकी अपने पिता के साथ अनबन हो जाती थी। एक दिन आलोक बीच बाजार किसी से बात कर रहा था। अचानक दूसरी तरफ से एक मोटा बैल गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा था। चारों तरफ बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन आलोक का ध्यान उस तरफ नहीं गया। जैसे ही बैल आलोक को सींग मारने वाला था, वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई और आलोक बच गया। किंतु उस बूढ़ी औरत को बहुत चोट आई। आलोक को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से उस बूढ़ी औरत को अस्पताल पहुंचाया और इलाज करवाया और अपने पिता से माफ़ी मांगी। आज उसे समझ में आ गया था कि आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है, न जाने कब उसका फल इंसान को मिल जाता है। उस दिन के बाद आलोक ने कभी अम्मा पर गुस्सा नहीं किया। वो रोज उसकी दुकान पर आती और वो अब कचौड़ी सब्जी के साथ एक मिठाई भी उनके हाथों में रख देता और वो ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए चली जाती। उधर नेहा, जो नौकरी के सिलसिले से बाहर गई थी, आज अपने शहर वापस लौट आई। अपनी आंखों में माँ के लिए हजारों सपने सजाए हुए। उसकी माँ के उन हजारों तपस्या का ही तो फल था जो आज नेहा इस मुकाम तक पहुंची थी। नेहा माँ के लिए दिल्ली से वो सब खरीद कर लाई थी जिसे माँ नेहा की पढ़ाई के कारण बस दूर से ही देखकर संतोष कर लेती थी। नेहा जिद भी करती कि माँ कम से कम अपनी ज़रूरत का सामान तो ले लो। देखो अपनी साड़ी को कितने महीनों से एक साड़ी में ही गुजारा कर रही हो। लेकिन माँ कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन आज नेहा वो सारी खुशियाँ अपनी माँ के चरणों में लाकर डाल देना चाहती थी, जिसकी कभी कुर्बानी माँ ने बस उसके लिए दी थी। नेहा बस से उतरकर माँ के लिए काजू बर्फी लेने गई, ये सोचते हुए कि माँ को काजू बर्फी बहुत पसंद थी। पापा हमेशा माँ के लिए अलग से लाया करते थे। नेहा फ़ोन पर बातें करते हुए अभी बर्फी पैक करवा ही रही थी कि वो अम्मा भी आकर उसके बगल में खड़ी हो गईं।
आलोक ने हंसते हुए सबसे पहले अम्मा को मिठाई दे दी और वो मिठाई लेकर उसको ढेरों आशीर्वाद देने लगी। नेहा ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी वो अचंभित रह गई, क्योंकि वो आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगी। उसने पलट कर देखा तो वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से निकल चुकी थी। उसने दुकानदार से पूछा तो आलोक ने बताया, ये अम्मा पिछले कई महीनों से यहाँ आती हैं और 2-4 दुकानों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हैं। बेचारी सामने उस सड़क के किनारे तंबू में सो जाती हैं। किसी की दुकान पर झाड़ू लगा देती हैं तो किसी की दुकान पर पोछा, और तो और सामने से कचरा कूड़ा उठाकर फेंक दिया करती हैं। पूछते हैं तो कुछ बताती नहीं, ना ही वृद्धाश्रम जाती हैं। कहती हैं कि वो अपनी बेटी का इंतजार कर रही हैं, बेटी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और बस अपनी बेटी को याद करके रोती रहती हैं। ये सब सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मिठाई वहीं छोड़कर उस सड़क किनारे तब्बू के पास गई तो वो बूढ़ी सड़क की दूसरी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखे जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। नेहा बिना देखे ही पीछे से बोली, अम्मा। उस आवाज को सुनते ही वो बूढ़ी औरत झट से पलट कर देखी तो नेहा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा का शक सही निकला, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ नंदिनी थी। माँ को देखकर नेहा ने गले से लगा लिया। जब नेहा ने माँ से आप बीती सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और गुस्से में दहकती हुई घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर नेहा बोली, माँ आप चलो, मैं सामान उठाकर लाती हूँ। नंदिनी जी बोली, पर बेटा। वो बोली, माँ मैंने जैसा कहा है आपसे वैसा करो, आप जाइए अंदर। नंदिनी जी अपने घर को देखकर रोने लगी, पर घर के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उसको दरवाजे पर देखते ही उनकी देवरानी अमिता दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई भिखारिन, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना कहते हुए अमिता दरवाजे पर आई और नंदिनी जी को जोर का थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि नेहा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चाची जी इतना कष्ट क्यों कर रही हो, जरा संभाल कर रखिए अपने हाथ को, आगे काम आएगा। नेहा को वहां देखकर अमिता और सुजीत यानी उसके चाचा के पैरों तले से जमीन सरक गई। सुजीत तमकते हुए बोला, ए लड़की, सारी तमीज भूल गई है क्या? बड़ों से जुबान लड़ाती है, तुझे तो अभी बताता हूँ। नेहा गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, जो इसके आगे कुछ भी कहा या किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी हदें पार कर जाऊं और आपको वो भारी पड़ जाए। इसीलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अमिता ने गुस्से में तमकते हुए नंदिनी जी को दरवाजे से धक्का देते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, समझी? अमिता ने इतनी जोर से धक्का दिया कि नंदिनी जी सीढ़ियों के नीचे आकर गिर पड़ी। तो नेहा ने गुस्से में एक जोर का तमाचा अपनी चाची के गाल पर रख दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर अब मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो आप दोनों का वो हाल करूंगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुजीत कुछ बोलना चाहा तो नेहा उसे भी आंखें दिखाते हुए बोली, बस चाचा जी, बहुत हो गया, अब मैं बच्ची नहीं रही कि माँ को आप लोगों के हाथों मार खाते हुए चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी। अगर अब किसी ने भी मेरी माँ को हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी, समझे आप दोनों? इतना कहकर नेहा अपनी माँ को कमरे में ले गई। दोनों पति पत्नी नेहा का ये रूप देखकर सन्न रह गए थे। अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देख नंदिनी जी की आंखें भर आई और बेटी से बोली, बेटा सबसे पहले अपने पापा का आशीर्वाद लो। नेहा ने अपने पापा की तस्वीर को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया तो नंदिनी जी पति की तस्वीर से रोते हुए बोली, देखा आपने, हमारी बेटी कितनी बहादुर हो गई है। आप होते तो आज कितना खुश होते, पर आप तो हमें बीच में ही छोड़कर चले गए। रोते रोते नंदिनी उन दिनों में चली गई जब माधव जी अपने पिता को बहुत दिनों से नंदिनी से शादी करवाने को मना रहे थे, पर वो तैयार नहीं थे। वजह केवल इतनी थी कि नंदिनी एक अनाथ लड़की थी। जब पिता नहीं माने तो मजबूरी में माधव जी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और नंदिनी को घर ले आए। उस दिन माधव के पिता सुलोचन जी माधव से बोले, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है पर मेरी बहू नहीं, और अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह नंदिनी जी अपने ससुर को चाय देते हुए बोली, बाबूजी चाय। वो बोले, तुझ जैसी अनाथ से मैं चाय लूंगा? मेरे बेटे को तूने अपने बातों में फंसा लिया पर मुझे नहीं फंसा पाएगी। नंदिनी का कलेजा छलनी हो गया था ये सुनकर, पर प्रत्यक्ष रूप से वो मुस्कुरा कर बोली, अपने पति के पिता को और क्या कहती? वो बोली, बाबूजी मुझे ये सब नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अनुपमा जी उसकी मासूम हंसी देखकर कुछ नहीं बोली।
नंदिनी जितना सुलोचन जी का दिल जीतने की कोशिश करती, वो उतना ही उसका तिरस्कार करते। किंतु नंदिनी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। हालांकि वो अकेले में आंसू बहाती, पर माधव जी को जाहिर नहीं करती। आज फिर किसी बात पर सुलोचन जी ने नंदिनी को काफी सुनाया था, तो माधव पत्नी का उदास चेहरा देखकर बोले, क्यों नंदिनी, क्यों सह रही हो ये सब, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो? अगर मुझे पता होता कि मेरी पत्नी होकर अगर तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। आखिर मुझसे शादी करके तुम्हें मिला क्या? नंदिनी बोली, अरे मिला क्यों नहीं, बचपन से पिता के लिए तरसी हूँ। आज तुमने मुझे वो भी दे दिया। पता है, स्कूल में जब बच्चों के पिता आते थे तो मैं अनाथों जैसे उन्हें देखकर ईश्वर से शिकायत करती थी कि मुझे मेरे पिता लौटा दे। देखो, ईश्वर ने ससुर के रूप में पिता लौटा दिया। माधव बोले, किसे बहला रही हो नंदिनी, तुम भी जानती हो बाबूजी तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझते। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं चलेगा? नंदिनी बोली, माधव जी, मुझे बाबूजी की बहू नहीं बेटी बनना है, इसीलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को भी एक बाप चाहिए। और हम बाप बेटी के बीच में मत आया करो। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा नाराज हैं, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को लेके, जो कि मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। सुलोचन जी बाहर से सब सुन रहे थे। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो बेचारी मुझसे अपने बाप का प्यार पाने को इतना सब सह रही है, और मैं सिर्फ उसका तिरस्कार कर रहा हूँ, जबकि अकेले उसकी तो गलती नहीं है, शादी तो मेरे बेटे ने की है। फिर उन्होंने कहा, नहीं बहू, तुम अनाथ नहीं रही, मैं हूँ ना तुम्हारा बाप, जबकि अकेले तुम्हारी गलती नहीं, शादी तो मेरे बेटे ने भी की है, तो इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने उसे स्वीकार कर लिया। सुलोचन जी बोले, हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं नहीं खोज पाता जो मेरे बेटे ने खोजी है, और मैं मूर्ख सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रहा था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। कम से कम मुझे तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारे जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। इतना कहकर उन्होंने अपनी बहू के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। नंदिनी जी भी उनके पैर छूकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि आज उन्होंने ससुर में एक पिता को पाया था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन देवर की शादी जब से हुई थी तो देवरानी अमिता उन्हें कुछ समझती ही नहीं थी। पैसे वाले घर से जो थी, नंदिनी अब तक एक बेटी की माँ बन चुकी थी। वक्त के साथ ससुर जी का भी साथ छूट गया। उस दिन नंदिनी बहुत रोई थी। ससुर के रूप में एक पिता मिले थे, उनको भी भगवान ने छीन लिया। ससुर जी क्या घर से गए, पूरा घर सूना हो गया था। अभी एक दुख से उभरी भी नहीं थी कि वक्त ने दूसरा जख्म भी दे दिया था। 1 साल बाद ही खबर आई कि माधव जी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। देखते ही देखते नंदिनी की खुशियों से हरी भरी दुनिया उजड़कर बंजर हो गई थी। अब तो अमिता ने उन पर सास बनकर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। वक्त जैसे जैसे बीता और नंदिनी की बेटी नेहा अब जवान हो चली और घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि वक्त की मार समय से पहले ही बच्चों का बचपन और इंसान को बूढ़ा कर देता है। एक दिन नंदिनी जी काम कर रही थी तो अमिता उन पर चिल्लाते हुए बोली, अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। अब आपके हाथ पैर चलते नहीं हैं। और कहाँ गई आपकी महारानी बेटी? जरूर चद्दर तान के सो रही होगी। एक बात बताओ, 4 महीने पहले आप अपने घर का काम कैसे करती थी? क्या घर का काम जेठ जी से करवाती थी? अब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बबलू पिंकी का टिफिन पैक करके मुझे दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे दोनों को स्कूल छोड़ने भी जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों के आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है। चलो तुम्हें स्कूल छोड़ कर आती हूँ, तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाना है, 10 बज जाएगा। अमिता अपनी जेठानी नंदिनी से कहती है। नंदिनी बोली, अमिता, नेहा बेटी रात का सारा काम खत्म करके सोती है तो उसकी नींद सुबह कैसे खुलेगी? फिर उसे आज कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तो बच्ची ही है। जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर ये भी तो देखो, हम माँ बेटी भी तो घर का सारा काम करके तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। फिर तुम ऐसी कड़वी बातें हमसे क्यों करती हो? अमिता बोली, भाभी, आप इतनी भी सीधी नहीं है जितना बनती हैं।
सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे हुए 4 महीने हो गए। कितने दिन से आपके देवर आपको कह रहे हैं कि फिक्स वाले कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए, पर आपका मजाल है कि टस से मस हो जाएं। मैं सब समझती हूँ, ये आप और आपकी वो पढ़ी लिखी बेटी की कारस्तानी है ना। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए, जब तक मैं आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती अमिता बच्चों को लेकर चली गई। कुछ ही देर में नेहा रसोई में आई और बोली, माँ मैंने आपसे कहा था आप बस बबलू पिंकी का नाश्ता बना देना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? फिर आपके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा और आप तो जानती ही हैं, दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लेने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। नंदिनी जी बोली, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिख दिया तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। नेहा बोली, माँ क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे? फिर आपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? नंदिनी जी बोली, क्या करूं बेटा, अकेली औरत जो एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो तुम भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी खत्म करना होगा। नेहा बोली, नहीं माँ, झाड़ू पोछा और बर्तन मैं कर दूंगी, आप जाइए नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। इतना कहकर नेहा ने माँ को भेज दिया और बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। नेहा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने दबाव डाला, जिसके कारण नंदिनी जी को बेटी के साथ देवर देवरानी के साथ रहना पड़ा। अपने सारे पैसे, जेवर और जरूरी कागज नंदिनी जी ने अमिता के हाथों में सौंप दिया। बेटी की पढ़ाई लिखाई में उन लोगों पर बोझ न बढ़े। नंदिनी जी को जैसे ही नेहा ने नाश्ता दिया तभी अमिता घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, हे भगवान देखो तो जरा, दोनों माँ बेटी का कभी पेट ही नहीं भरता। अरे तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी तक कुछ नहीं खाया और तुम अपनी माँ को परोसती, शर्म है कि नहीं? नेहा बोली, चाचा माँ को दवाई लेनी होती है, अगर लेट से नाश्ता करती हैं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसीलिए। अमिता बोली, तो तुम्हारी माँ अगर लेट से खाना खाएगी तो क्या उसको लकवा मार जाएगा? मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी और ये नाश्ता करने लगी। चलो लाओ मुझे दो और मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाओ। इतना कहते हुए अमिता नंदिनी जी के हाथों से पोहे का प्लेट लेकर खाने लगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदिनी जी ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाचा को चाय बनाकर दे देती हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। नेहा बोली, नहीं माँ आप बैठिए, मैं चाचा के साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली? खबरदार जो मेरी चाय के साथ उनके लिए भी चाय बनाई। पहले दूध में मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और अपनी माँ को काली चाय दो। दूध की चाय इस उम्र में इन्हें हजम नहीं होगी। और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसमें दोनों माँ बेटी खा लेना। नेहा अंदर ही अंदर जल रही थी और सोच रही थी, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो भी तब जब उसकी माँ और वो दिन रात घर का एक एक काम करती हैं। वक्त बीतने लगा। खाना पीना और दवाई ना मिलने के कारण नंदिनी जी के घुटने और कमर का दर्द बढ़ने लगा और नेहा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आने लगी। इधर नेहा की पढ़ाई खत्म हुई, उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर उसी शहर में MBA किया और नौकरी की तलाश करने लगी। कुछ महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। अरे ओ महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही है और पिछले आधे घंटे से ब्रश किए जा रही है? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है, हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम एक घर का काम सही से तरीके से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती हैं। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, फिर क्यों बाहर की खाक छानती फिरती है? नेहा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बोली, चाची कम से कम ब्रश तो शांति से करने दो, वैसे भी रात रसोई साफ करके मुझे सोते सोते 11 बज जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के पैर भी नहीं दबा पाती हूँ। दिन भर जब मैं नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होंगी। काश कि पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। अमिता उसके कान पकड़ते हुए बोली, देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जग रहा है।
ज़्यादा चू चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ को तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर तुम्हें तो गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सर पर छत है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। नेहा बोली, चाची ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसीलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बनाकर रखेंगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें फ्री की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। फिर क्या था? अमिता ने एक जोर का चाटा नेहा को जड़ दिया और बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत तेज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ फ्री में रह रही हो? तुम माँ बेटी पर क्या हमारा कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार अगर ऐसा बोली ना तो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। नेहा अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, अब तो दर्द भी नहीं होता। दोनों की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी अपने कमरे से निकली और बोली, अमिता ये क्या कर रही हो? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है? समझा लो, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। अगर मैंने इसके चाचा को इसकी शिकायत कर दी तो इसके हाथ पैर तोड़कर घर में बिठा देंगे, फिर पड़ी रहना। इतना कहकर वो चली गई। नंदिनी जी बोली, बेटा क्यों अपनी चाची के मुंह लगती हो? जानती तो है उनका स्वभाव। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। बस तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज़ को कभी मत दबाना। तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाएं। मैं जानती हूँ स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, पर तुम हार मत मानना। माँ की यही बातें नेहा को साहस देती थी। समय बीता, एक रोज नेहा भागती हुई घर में प्रवेश की। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। नंदिनी जी बोली, क्या बात है बेटा? मैं यहाँ रसोई में हूँ, देख जरा ध्यान से। बरसात का मौसम है, आंगन में बहुत पानी है, कहीं फिसल कर गिर मत जाना मेरी बच्ची। नेहा माँ को गले लगाकर बोली, मुझे नौकरी मिल गई है। दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप पिछले सारे गम भूल जाएंगी। मैं पापा के सपने को पूरा करूंगी। नेहा की खुशी उसके चहकते हुए चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। नंदिनी जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, खुश रहो मेरी लाडो, बधाई हो। कब जाना है? तुम्हें जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तभी कमरे से अमिता की आवाज़ आई, अरे ओ नेहा, क्या बात है जो इतनी जोर से चिल्ला रही हो? जरूर हमारे खिलाफ तुम दोनों मिलकर कुछ साजिश रच रही हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और ये तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है, दिखाओ मुझे। इतना कहते हुए उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों से खींच लिया और पढ़ने लगी। हे भगवान, मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी? और जेठानी जी, आपका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजेंगी, वो भी नौकरी करने के लिए? अजी सुनते हैं बबलू के पापा, देख लो, आपके रहते हुए ये दोनों अब अहम फैसले खुद लेने लगे। आपसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। नेहा बोली, चाची आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। कागज है, कोई अरेस्ट वारंट नहीं जो आप इतना चिल्ला रही हैं। पहले एक नज़र देख तो लीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है मुझे। दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सुजीत बोला, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? और क्या कहा तुमने नेहा? अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जिद की पढ़ने की, तो हमने पढ़ने दिया, क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी की सोचो भाभी। क्यों फालतू के सपने खुद भी देखती हो और इसे भी दिखाती हो? लड़की को ज़्यादा पंख मत दो, पता चला नए नए गुण खिलाएगी। शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर ये सब अभी नहीं होगा। नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन चाचा जी, दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस कंपनी में नौकरी के लिए कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब मैं इसके लिए काबिल हूँ, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? सुजीत बोला, सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हमें भी तो सोचना है। कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सर पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अमिता नंदिनी जैसे बोली, जी मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उससे नेहा की बात चलाई है। कल या परसों उस परिवार के साथ बुला लेती हूँ और उन दोनों की शादी तय कर दूंगी। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे तो ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए हम लोग कितना सोच रहे हैं
और आप हैं कि इसे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुजीत आगे बढ़कर बोला। हाँ, हमारे साथ तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। अभी वो छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ना है। तुम्हारे खर्चों में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। नंदिनी जी ने बहुत हिम्मत की और बोली, अमिता तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का ना जिसने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया है और अभी तक बेरोजगार है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो लड़का कुछ नहीं करता, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींचतान कर की है। तुम उससे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अमिता बोली, अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा या उसकी उम्र निकल गई है? मर्दों की डिग्री नहीं पैसा देखते हैं और फिर लड़का हट्टा कट्टा है। नौकरी आज नहीं है तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई न कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी? सुजीत बोला, हाँ, और नहीं तो क्या। दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। नंदिनी जी बोली, पर देवर जी मेरी बात तो सुनिए। सुजीत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से नंदिनी जी के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू देखकर नेहा का मन खट्टा हो गया और वो बोलने पर मजबूर हो गई। चाचा जी पापा नहीं है तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना और माँ और मैं नौकरों की तरह इतने दिन तक घर का सारा काम करते रहे। अपने सारे पैसे और जेवर माँ ने आप दोनों के हाथों में सौंप दिए, इसीलिए ना कि मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आपको कभी खर्च ना करना पड़े। फिर भी आप या चाची ने कभी माँ को सम्मान के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि ये तो आते जाते दुत्कारती रहती हैं। हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं, छी छी। आपके इस दोहरे चेहरे से तो रिश्तेदार भी अनजान हैं। सुजीत बोला, लड़की हो इसीलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़कर बैठा देता। खबरदार जो एक और शब्द कहा। बहुत हिम्मत करके नेहा ने कहा, बहुत दिन हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं नौकरी करने जाऊंगी, समझे आप? नेहा माँ से वादा करके कि वो दिन बहुत जल्द आएगी और आपको भी अपने साथ लेकर जाएगी, कहकर नौकरी पर चली गई थी। जो सुजीत और अमिता ने नंदिनी जी को एक दिन धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी चिल्लाने की आवाज आई, नेहा बाहर आओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नेहा ख्यालों से बाहर आई और कमरे से बाहर आकर बोली, क्या हुआ चाचा जी? ये क्या है नोटिस जिसमें लिखा है कि आप सभी के अभी इस घर का आधा हिस्सा माँ के नाम करेंगे और माँ के सारे जेवर भी, नहीं तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। 1 मिनट लगेगा मुझे पुलिस बुलाने में। नेहा का ये रूप देखकर दोनों सकते में आ गए। नेहा बोली, माँ तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ ही दिल्ली चलेंगे। मैंने अपना प्रबंध कर लिया है। और हाँ चाचा जी, पापा के जितने भी फिक्स के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए, और चाची माँ के जेवर आपके पास रखे हैं वो भी मुझे तुरंत चाहिए, क्योंकि वो मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए बनवाए थे। नेहा तेजी से अपने कमरे में चली गई। सुजीत बोला, देख रही हैं भाभी? नंदिनी जी बोली, देवर जी इसे ये सब कहने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है। आखिर कब तक चुप रहेगी? एक ना एक दिन अपने अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाएगी ही। आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में छोटे हैं, फिर भी मैंने आज तक आपकी बात नहीं काटी। पर अब मेरी बेटी सक्षम हो चुकी है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिता नहीं है तो क्या हुआ, अपने दिल की आवाज़ तो वो सुन ही सकती है। और नेहा का फैसला मुझे सही लगता है। अब मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेटी रहेगी। आप बस कागज सारे और जेवर निकाल कर रखिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आपके पास मेरे कितने जेवर और कागज हैं। हम जल्दी से जल्दी जाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। अमिता गुस्से में बोली, मैं दोनों माँ बेटी के खाल उतार दूंगी, पर कुछ नहीं दूंगी। सुजीत बोला, चुप हो जाओ भाग्यवान, सब कुछ इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम पर है। फिर कागज रखने से क्या होगा? शुक्र मनाओ पुलिस कंप्लेन नहीं की। अगर तुमने जबरदस्ती की तो नेहा वो पुलिस भी जा सकती है। अगले दिन सारे फिक्स के कागज और जेवर नंदिनी जी के हाथ में थे। वो लेकर दोनों माँ बेटी बैंक पहुँचे, जेवरों को लॉकर में रखवा दिया और जो सबसे छोटी रकम थी उसे तुड़वाकर बैंक में पैसे निकाले और बेटी के साथ अपनी जरूरी सामान लेकर सदा के लिए दिल्ली चली गई।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।